आगे बढ़ते हैं मुस्लिम लॉ पे। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तलाक तक तो सभी लोग क्लियर हैं। जितना हमने कल किया था, मर्जुल मौत तक किया था हमने, तो मर्जुल मौत तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। मर्जुल मौत तक तो हमारा क्लियर हो गया था, ये एग्जाम में आता है, आपने ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट यतेंद्र, यतेंद्र टेस्ट से रिलेटेड कंफ्यूज मत होना प्लीज। पूर्वा, यतेंद्र, अगर आपने सोगा का टेस्ट दिया था तो एक दो ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए थे अपलोडिंग में, आपका आंसर करेक्ट होगा, करेक्ट उसके साथ अपने मार्क्स आप मुझे बताएंगे अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो। और आपको टाइम इसलिए नहीं दे पाई मैं तैयारी का, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि कल ही अपलोड हो जाएगा। ऑल राइट, चलिए अब हम आते हैं तलाकनामा में। मैंने आपको बता दिया था कि कोई पर्टिकुलर फॉर्म, ये करा दिया था मैंने तलाकनामा वाला, नहीं ये नहीं हुआ है। सुन्नी लॉ शिया लॉ ये होना है ना तलाकनामा, ऊपर ऊपर से बताया था, कंसेप्चुअली नहीं कराया। चलिए तलाकनामा पे आते हैं। जैसे ओरल डाइवोर्स पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, ओरल डाइवोर्स में मैंने आपको बताया था कोई पर्टिकुलर फॉर्म जरूरी नहीं है, बस उस वो जो वर्ड यूज कर रहा है ना उसके वर्ड से इतना क्लियर हो कि ये इंसान करना क्या चाहता है, ये इंसान तलाक देना चाहता है, तो वो चीज़ बिल्कुल होना है। हाँ ओके प्रीति, तो उस जैसे कल हमने ओरल तलाक के बारे में पढ़ा था, तो ओरल तलाक में मैंने आपको बताया था कि कोई फॉर्म जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। एक और चीज के बारे में बात करते हैं, जरूरी नहीं है वो इंसान ना सामने वाला ओरल तलाक में तलाक वर्ड ही यूज करे। एक केस था, उस केस में हस्बैंड ने वाइफ को कहा था कि मैं आज से तुम्हें अपने ऊपर हराम करता हूँ। हराम होता है इस्लाम में प्रोहिबिट, वो फीमेल्स जिनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रोहिबिटेड होता है, जो हमने एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन वाली डिग्री पढ़ी थी उसके हिसाब से, तो वो उसको 3 बार वही कहता है कि आज से मैं तुम्हें अपने ऊपर हराम करता हूँ। एंड देन बाद में दे क्लेम कि तलाक तो कहा ही नहीं, तलाक नहीं हुई। अब ये चीज गई कोर्ट में, तो कोर्ट ने कहा कि इंटेंशन मैटर्स, वहां पे उसके वर्ड से साफ साफ उसकी इंटेंशंस पता लग रही थी कि वो ये मैरिटल टाई तोड़ना चाहता है। हराम करता हूँ मैं, उसका सेंस साफ साफ समझ में आ रहा था कि वो उसको अब अपने लिए प्रोहिबिट करता है। तो वहां पे जहाँ पे वर्ड से इंटेंशन क्लियर है, नो मैटर के तलाक वर्ड यूज हुआ है नहीं हुआ है, इंटेंशन मैटर करेगी, उसने जो भी शब्द इस्तेमाल करे हैं। अगर उसकी इंटेंशन एम्बिगियस नहीं है, साफ साफ समझ आ रही है कि वो ये कहना चाहता है कि वो सामने वाले के साथ अपनी मैरिटल टाई ब्रेक कर रहा है, तो उतना भी काफी होता है। तो जैसे तलाक, अब ओरल तलाक वाला क्लियर हो गया, तो ओरल तलाक में क्या है, इंटेंशंस मैटर करेगी। इंटेंशन कैसे कि जो बात वो कह रहा है उस बात से ना हमें पता लगना चाहिए कि ये यहाँ पे अपनी मैरिटल टाई ब्रेक करने की बात कर रहा है। तो अब इसी तरीके से रिटन तलाक में क्या होता है, तलाकनामा में भी तलाकनामा का कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है कि इस साइड पे ये लिखा होगा उस साइड पे लिखा होगा ये वो, ऐसा नहीं होता। तलाकनामा एक कागज उठाया उसने और उसने अपनी बीवी का नाम लिखकर अगर उस पर 3 बार तलाक लिख दिया ना, तो वो चीज भी सफिशिएंट मानी जाती है तलाक के लिए। ऐसा इसलिए होता है कि ओरल तलाक हो या रिटन तलाक हो, तलाक किसी पर्टिकुलर फॉर्म से नहीं होगा। तो ओरल तलाक है या रिटन तलाक है, ये तलाक कभी भी फॉर्मेट से नहीं होगा, किसी के एक कोई फॉर्मेट प्रिस्क्राइब नहीं है कि इस तरीके से करो उस तरीके से करो। तलाक जो होगा ना इंटेंशन से होगा, चाहे ओरल तलाक हो या रिटन तलाक हो, तलाक जब भी होगा इंटेंशन से होगा। सामने वाला जो वर्ड्स लिख रहा है उन वर्ड्स को लिखने की उसकी क्या इंटेंशन है, अगर सामने वाला इंसान कोई वर्ड्स बोल रहा है तो उन वर्ड्स को बोलने की उसकी क्या इंटेंशन है, वो मैटर करेगा। तो ओरल और रिटन तलाक पे आपके पास जब भी क्वेश्चन आएगा, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ओरल तलाक के केस में भी और रिटन तलाक के केस में भी कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट, कोई रूल, कोई रेगुलेशन नहीं है। एज लॉन्ग एज तलाक देने वाले की इंटेंशन क्लियर कट समझ आ रही है ओरली और रिटन दोनों फॉर्म में, दैट इज सफिशिएंट। एक चीज देखी जाती है जो कि प्री में कई बार पूछ भी लेता है कि अगर उस इंसान की एक से ज्यादा वाइफ्स हैं, है ना, पर्सन हैविंग मोर देन 1 वाइफ, तो फिर क्या होता है, फिर ऐसे में ये होता है कि जब वो तलाक प्रोनाउंस कर रहा है, ओरली कर रहा है या रिटन फॉर्म में कर रहा है,
तो साफ साफ पता लगना चाहिए कि वो अपनी कौन सी वाइफ के साथ तलाक की बात कर रहा है। वहां पे भी अगर एम्बिगिटी होगी तो वो भी तलाक वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो तलाक तलाकनामा के थ्रू हो, ओरली हो, मैटर करेगा कि सामने वाले की इंटेंशन समझ आ रही है। ये कभी भी मैटर नहीं करेगा कि किस फॉर्म में दी गई है, ठीक है। अब जो आपका सुन्नी लॉ है, सुन्नी लॉ और शिया लॉ में तलाक को लेके बहुत बड़ा डिफरेंस है। सुन्नी लॉ उतना स्ट्रिक्टनेस नहीं प्रोवाइड करता है कि अगर तलाक देनी है तो क्या स्ट्रिक्ट प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बल्कि सुन्नी लॉ में तो कई बार कुछ केसेस ये भी आए हैं पुराने के लोगों ने सपने में तलाक दी है और उसमें ना उसको सुबह उठ के रियल में मान लिया कि नहीं नहीं मैंने तुम्हें सपने में तलाक दी थी, अब हो गई। फिर कोर्ट ने उस पर डिसीजन लिए कि ऐसा नहीं होता। तो ये सारी चीजें सुन्नी लॉ में उतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है। और शिया लॉ ऑन दी अदर हैंड तलाक को लेकर काफी स्ट्रिक्ट है, वो विटनेस भी रिक्वायर्ड करता है। शिया मैंने आपको समझाया था निकाह के टाइम पे विटनेस नहीं मांगता है बल्कि तलाक के टाइम पे मांगता है। तो सुन्नी लॉ क्या बात कर रहा है, सुन्नी लॉ बात कर रहा है तलाकनामा है अगर तो रिटन फॉर्म में हो सकता है, कोई पर्टिकुलर फॉर्म भी नेसेसरी नहीं है। जो वर्ड है वो मतलब एक क्लियर इंटेंशन बता दे सामने वाले की कि ये सामने वाली पार्टी पर्टिकुलरली ये कहना चाहती है, जो इसने वर्ड लिखे हैं इससे इसकी ये इंटेंशन है, वो इंटेंशन साबित हो। अब अगर ऐसा है कि एक से ज्यादा वाइफ्स हैं तो ये भी पर्टिकुलर वाइफ का नाम पता लगे कि हाँ ये जो सो एंड सो पर्सन है वो उसको तलाक दे रहा है। वहां पे भी वो एम्बिगेटी नहीं हो कि अगर इसने तलाक प्रोनाउंस करी है, वहां उसकी 2 बीवियां खड़ी हैं तो तलाक दी किसको है, इस एम्बिगेटी से भी तलाक नहीं होती, ठीक है। एक ऑप्शन। अब यहाँ तक तो हम क्लियर है, बताइए यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर थोड़ी सी कंफ्यूजन में बढ़ेंगे। तलाकनामा, ओरल तलाक, यहाँ तक तो सब क्लियर है कि ओरल है या रिटन है। आर यू सेइंग दैट if we are studying any law then how it is beneficial for us if we study any kind of law from the jurisprudential point of view? देखिए अगर आप मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि पर्सनल लॉज को हमें जुरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट से पढ़ेंगे तो क्या फ़ायदा है, हर चीज़ को जुरिस्प्रूडेंशियल लेंस से पढ़ने का ही फ़ायदा है। क्योंकि जो मुस्लिम्स हैं, चलिए यहाँ पे आते हैं। मैं क्या बता रही थी कि हमारा ओरल तलाक और रिटन तलाक तो हो गया है, लेकिन अब यहाँ पे आ जाता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट, या 10th क्लास के एंड में बताती हूँ। तो इसमें एक चीज़ यहाँ आ जाती है कि वाइफ की प्रेजेंस का क्या, जैसे मैंने आपको अभी ड्रीम का बताया, वो तो चलो बहुत ही सिली सी चीज़ थी, और पहले अगर वो लोग कोर्ट नहीं जाते ना तो फैमिलीज इस चीज़ को रिकॉग्नाइज भी कर लेती थी, ठीक है। अब ये दूसरा क्या कह रहा है कि वाइफ की जो प्रेजेंस है वो नेसेसरी नहीं है। अब सोचो कि ये हस्बैंड है और ये वाइफ है और इन पर्टिकुलर लेडी को डिवोर्स दे दी गई है और ये वहाँ है भी नहीं, क्या होगा। हस्बैंड ने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दी है और इनको पता भी नहीं है, तो कोर्ट ने और मुस्लिम लॉ ने इनकी आसानी के लिए क्या किया है कि चलो अगर इनके पास इतना, इनको वाइड, इतने कल हमने पढ़ा था ना, इतने ऑथोरिटेटिव राइट्स दे रखे हैं डाइवोर्स के, दे दो। लेकिन डाइवोर्स तब तक इफेक्टिव नहीं होगा जब तक इनको पता नहीं लगेगा। कल हमने एक शॉपकीपर और चेयर वाले एग्जाम्पल लिया था ना। एग्जाम्पल क्या था कि अगर मैं अपने भाई से भी बोलूँगी कि मुझे चेयर्स ला दो, तो वो शॉपकीपर को जब तक नहीं बोलता है वो बात जाके, जब तक वो उस शॉपकीपर को पता नहीं लगता है, तब तक कॉन्ट्रैक्ट इफेक्टिव नहीं होगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि अगर ये हस्बैंड इनकी प्रेजेंस में तलाक नहीं दे रहे हैं, इनकी एब्सेंस में तलाक दे रहे हैं, तो तलाक तब तक इफेक्टिव नहीं होगी जब तक इनको पता नहीं लगेगा। दो चीज़ है, सुन्नी लॉ जो है और शिया लॉ जो है। अब सुन्नी लॉ तो विटनेस नहीं मांगता डाइवोर्स में, ये तो हमने पढ़ा है, तो निकाह के टाइम पे विटनेस मांगता है। हाँ, शिया लॉ रिक्वायर्ड करता है। अब अगर सुन्नी लॉ में वाइफ के एब्सेंस में तलाक दी जा रही है तो इट्स ओके, अगर हस्बैंड उसकी एब्सेंस में किसी के भी सामने प्रोनाउंस कर रहा है कि मैं उसको तलाक देता हूँ, या उस चीज़ की इंटेंशन बना लेता है, किसी के सामने भी नहीं कर रहा है, तो व्हेन शी गेट टू नो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि व्हेन शी गेट्स टू नो कि मुझे तलाक दी गई है, तो यहाँ पे इनकी तलाक कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके केस में क्या होगा, एब्सेंस वाले केस में देखो, शिया लॉ बेसिकली
हमेशा मांगता है 2 विटनेस, और दोनों मेल विटनेस। शिया ये भी नहीं कहते हैं कि एक मेल और 2 फीमेल चल जाएंगी, उनके हिसाब से 2 मेल विटनेस की जरूरत होती है। तो अब अगर शिया लॉ में ये शिया मैन अगर अपनी वाइफ को वाइफ के एब्सेंस में तलाक देगा तो क्या होगा? तो अब पॉइंट आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इस पे प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से देखना। एक तरफ तो सुन्नी लॉ है और ये डीजेएस में आता है क्वेश्चन, थोड़ी सी कंफ्यूजन वो होगी, और हम बात कर रहे हैं अभी तलाक की। ये डाइवोर्स नहीं है, ये तलाक है। वैसे यहाँ दोनों का भी यूज कर सकते हैं, बट आपको दोनों का अलग अलग भी मीनिंग पता है। तो यहाँ क्या है, ये सुन्नी और शिया लॉ है। सुन्नी में एट द टाइम ऑफ डिवोर्स, यहाँ नहीं लिखते हैं इसको, एक काम करते हैं, तो एट द टाइम ऑफ डिवोर्स ये शिया में तो विटनेस और 2 मेल विटनेस है ना। ऐसा नहीं करेंगे शिया कभी भी कि 1 मेल प्लस 2 फीमेल, ये चीज रिकॉग्नाइज नहीं करेगा शिया लॉ, ये रिकॉग्नाइज नहीं करेगा सिर्फ ये 2 मेल विटनेस। पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया। दूसरा पॉइंट है सुन्नी एट द टाइम ऑफ डिवोर्स नो रिक्वायरमेंट ऑफ विटनेस, ओनली एट द टाइम ऑफ मैरिज, है ना। तो यहाँ इनको 2 मेल विटनेस चाहिए और इनको विटनेस नहीं चाहिए। तो अब अगर वाइफ की एब्सेंस में डाइवोर्स हो रहा है, क्या हो रहा है, वाइफ की एब्सेंस में अगर तलाक दिया जा रहा है, पहला पॉइंट तो ये हो गया यहाँ तक, है ना। अब दूसरा पॉइंट ये है कि अगर एब्सेंस में होगा तो सुन्नी में तो हाँ आराम से हो जाएगा, हस्बैंड अपनी इंटेंशन कर लेगा, अपने आप के सामने दे देगा या किसी थर्ड पर्सन के सामने दे देगा, तो तलाक ठीक है, हो गया, उसने बता दिया। फिर जब वाइफ को पता लग जाएगा तो ये तलाक सुन्नी लॉ में कंप्लीट हो जाएगा। अब इन्होंने जो डिवोर्स दिया, तो फिर जब उनको पता लगेगा तो ये तलाक कंप्लीट हो गया। लेकिन शिया लॉ में अगर वाइफ की एब्सेंस भी है, ठीक है, वाइफ की एब्सेंस भी है, तो विटनेस की एब्सेंस नहीं होनी चाहिए। इस पूरे चार्ट का रीजन यही है कि अगर शिया लॉ में एट द टाइम ऑफ डिवोर्स विटनेस चाहिए, तो यहाँ पे एब्सेंस किसकी हो सकती है, वाइफ की, नो प्रॉब्लम, दे सकते हो तलाक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर ये जो हस्बैंड है उसको इन द प्रेजेंस ऑफ 2 मेल विटनेस, 2 मेल विटनेस के प्रेजेंस में तलाक देनी पड़ेगी। फिर अगर वो तलाक हस्बैंड ने इन 2 मेल विटनेस के सामने दी है, वाइफ नहीं भी है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये 2 मेल विटनेस है, वहां पे इन्होंने तलाक दे दी है, फिर जब वाइफ को पता लगेगा जाकर, तब वो तलाक कंप्लीट होगा। तो शिया लॉ भी समहाउ रिकॉग्नाइज कर देता है कि वाइफ की एब्सेंस में तलाक हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन जो विटनेस हैं उनकी एब्सेंस में तलाक नहीं होगा। बताइए, आप लोग कंफ्यूज हैं? एक बार बताऊं या आप क्लियर हैं? जल्दी से बताइए, ये एब्सेंस वाला टॉपिक बहुत पूछा जाता है। अब आप लोग मुझे बताइए कि आपको समझ आया एब्सेंस वाला पॉइंट शिया लॉ और सुन्नी लॉ में? सुन्नी लॉ तो मांगते ही नहीं है विटनेस तलाक के टाइम पे, तो उसकी तो दिक्कत ही नहीं है। हाँ, शिया लॉ में विटनेस की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर, ऑलराइट। अब जब शिया लॉ विटनेस मांग रहा है तो फिर वो क्या करेगा, वो कहेगा कि चलो वाइफ की एब्सेंस में तो तलाक दे दो, लेकिन विटनेस की एब्सेंस में तलाक नहीं लोगे। सुन्नी लॉ एक बार और बता दो प्रीति? हाँ, सुनिए ध्यान से प्रीति, देखो, सुन्नी लॉ बेसिकली क्या कहता है ना कि उसको विटनेस चाहिए ही नहीं तलाक के टाइम पे, तो वो तो अपनी बात पे बिल्कुल क्लियर है कि आप डाइवोर्स दे दो, वाइफ अगर नहीं भी है या तो इंटेंशन अपने सामने उसने 3 बार तलाक प्रोनाउंस कर दिया,
थर्ड पर्सन के सामने उसने 3 बार तलाक कह दिया तो ठीक है, तलाक हो जाएगा। जब वाइफ को पता लगेगा तो तलाक कंप्लीट हो जाएगी। ये हो गया सुन्नी लॉ का। सुन्नी लॉ कभी भी डाइवोर्स के टाइम पे, तलाक के टाइम पे विटनेस नहीं मांगता। कौन नहीं मांगता? सुन्नी लॉ नहीं मांगता। सुन्नी लॉ निकाह यानी शादी के टाइम पे विटनेस मांगता है। ऑन दी अदर हैंड शिया लॉ निकाह के टाइम पे विटनेस नहीं मांगता। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, कौन कब विटनेस मांग रहा है? ये मांगता है डाइवोर्स के टाइम विटनेस, वो भी 2 मेल विटनेस। ये नहीं काम चलाता 1 मेल और 2 फीमेल विटनेस से, ये दोनों मेल मांगता है। तो अब सवाल उठता है कि शिया लॉ में इसकी एब्सेंस से, वाइफ की एब्सेंस से कैसे डाइवोर्स होगा? तो अगर वाइफ नहीं भी है मान लो, तो 2 मेल विटनेस की प्रेजेंस में हस्बैंड तलाक देगा। और जब वाइफ को वो बात पता लगेगी कि उसके हस्बैंड ने उसको डिवोर्स दे दी है, जब शी गेट टू नो, तो वहां पे जाकर तलाक कंप्लीट हो जाएगा। अब आप समझ रही हैं मेरा पॉइंट? अब बताइए, अब क्लियर हैं आप लोग? तथागत, प्रीति और बाकी सब, यतेंद्र, अब तो क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अब? सुन्नी लॉ और शिया लॉ में विटनेस को लेकर सवाल बहुत बनता है। कौन किस जगह विटनेस मांग रहा है? मैरिज के टाइम पे कौन मांग रहा है? डिवोर्स के टाइम पे कौन मांग रहा है? ऑल राइट, पूर्वा, यतेंद्र, तथागत, प्रीति, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अब ये हुआ तो मतलब उसकी एब्सेंस में तलाक हो जाएगी, बट पता वो इफेक्टिव तब होगी जब उनको पता लग जाएगा कि उनको पता लग गया है, मतलब तलाक दे दी गई है। अब शिया लॉ में आ जाते हैं। शिया लॉ क्या कह रहा है डिवोर्स के मामले में? एक सेकेंड, शिया लॉ कहता है कि तलाक इफेक्टिव नहीं होगी अगर ये सारे फुलफिल नहीं होंगे। देखो एब्सेंस वाला तो हमने पढ़ लिया है कि एब्सेंस वाइफ की हो सकती है, लेकिन विटनेस की एब्सेंस नहीं हो सकती है। तो शिया लॉ कहता है कि अगर तलाक दी जा रही है, सुन्नी लॉ उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। तलाकुल बिदअत यानी ट्रिपल तलाक कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है? सुन्नी रिकॉग्नाइज कर रहा है। कभी भी शिया सेक्ट ट्रिपल तलाक को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। सुन्नी लॉ ट्रिपल तलाक को मान लेता है कि एक बारी में 3 तलाक दे दी और तलाक हो गया, वो सुन्नत तलाक नहीं होती। अभी हम आगे पढ़ेंगे सुन्नत तलाक कौन सी होती है। सुन्नत तलाक होती है एहसन और हसन या फिर खुला एक बार को। तो ये सारी चीजें तो शिया मान लेते हैं, लेकिन शिया कभी भी ऐसे नहीं मानते कि इंस्टेंटली तलाक हो गया, बिना विटनेस के तलाक हो गया। तो तलाक को लेकर शिया लॉ थोड़ा स्ट्रिक्ट है। तो कैसे इफेक्टिव नहीं होगी? एक तो बिल्कुल सुन्नत के अकॉर्डिंग। अब सुन्नत के अकॉर्डिंग मतलब इमीडिएट नहीं होनी चाहिए, बस 3 बार तलाक बोला और तलाक हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो 3 मंथ्स की जो रिक्वायरमेंट है वो जरूरी है, ऐसे इमीडिएट नहीं होती। इसमें इमीडिएट को मना करते हैं। रिवोक होने का चांस होना चाहिए आपके पास कि अगर आपको अपनी बात से हटना है, आपको उस शादी को दोबारा चांस देना है, तो आप दे सकें, ठीक है। अरेबिक टर्म्स वही आ जाता है कि इमीडिएट तलाक को मना करते हैं। और प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 अडल्ट मेल विटनेस, बहुत कंफ्यूज करने के लिए ये भी आता है। जैसे सुन्नी लॉ में हमने पढ़ा था कि शादी में 1 मेल और 2 फीमेल हो सकती हैं। तो ये आपसे ऑप्शन में पूछ लेगा कि 1 मेल और 2 फीमेल चल जाएंगी तलाक में शिया लॉ में? तो बिल्कुल नहीं चलेंगी। शिया लॉ सिर्फ 2 अडल्ट मेल विटनेस मांगता है, इससे बात नहीं बनती। इनसे बात कहाँ बन जाती है? सुन्नी लॉ में एट द टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है। और आपकी इंटेंशन जो है ना, जो आप मैरिटल टाई को अब खत्म करना चाहते हैं, वो इंटेंशंस आपकी साफ साफ पता लगनी चाहिए। आपके वर्ड से, आपके कंडक्ट से, आपकी बातों से बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कोई एम्बिग्युइटी अगर होती है, जैसे मैं बता रही थी ना सपने में तलाक दे दिया, इस तरीके की चीजों को शिया लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। आउट ऑफ द हस्बैंड्स ओन फ्री विल विदाउट एनी रेस्ट्रेंट और प्रेशर। अब ये होता है कि सुन्नी लॉ में अगर उसने प्रेशर में दे दिया, किसी के इन्फ्लुएंस में दे दिया, तो बिल्कुल इट इज अ वैलिड तलाक। बट शिया लॉ वो बात भी नहीं मानता, ठीक है। तो ये चीजें, ये एसेंशियल फुलफिल होने चाहिए शिया लॉ में तलाक के लिए, जबकि सुन्नी लॉ उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। हस्बैंड इंस्टेंट तलाक भी दे सकता है, और इंस्टेंट तलाक भी जो हस्बैंड सुन्नी लॉ में दे रहा है वो भी, देखो 2 चीजें होती हैं। एक चीज होती है कस्टम यानी प्रथा,
और एक होती है धर्म, ठीक है। तो जो इंस्टेंट तलाक हो रही है वो प्रथा कस्टम है, ठीक है, और जो सुन्नत तलाक हो रही है वो धर्म है। तो अगर सुन्नी लॉ में भी अगर सही तरीका तलाक देने का है जो आया हुआ है, वो हमेशा ये है कि इंस्टेंट तो हो ही नहीं सकती। जो रिटन टेक्स्ट मिला हुआ है तलाक को लेकर, जो लिखी हुई बातें हैं, वो ये है कि तलाक कभी भी इंस्टेंट नहीं हो सकती। अगर आप चाहें कि आपने 3 बार प्रोनाउंस करा और तलाक हो जाए, तो ये धर्म के हिसाब से तो नहीं हो सकती, हाँ कस्टम के हिसाब से कर सकते हैं। तो जो चीज आसानी से हो जाए और गलत काम करने का वो दे, उसे तो लोग ज्यादा फॉलो करते हैं, वो तो ज्यादा ट्रेंडी हो जाता है, इसीलिए ट्रिपल तलाक ट्रेंडी है। शिया लॉ का क्लियर हो गया। अच्छा, 2 एसेंशियल और हैं उसको, और ये सेम भी होना चाहिए और बिल्कुल साउंड अंडरस्टैंडिंग का होना चाहिए, और उसके प्यूबर्टी यानी माइनर नहीं दे सकता। माइनर मतलब अगर वो उसने प्यूबर्टी अटेन नहीं की है, उसकी बचपन में शादी हो गई थी, ये टॉपिक हमने कल कवर कर लिया था कि गार्जियन की कंसेंट से अगर शादी हुई है तो तलाक गार्जियन की कंसेंट से नहीं हो सकता। तलाक में जो कंसेंट चाहिए वो उस इंसान के आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी पे ही चाहिए। ये हो गया शिया लॉ का। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम शुरू करने जा रहे हैं, प्री मेंस और जनरल अंडरस्टैंडिंग। आपको पता होना चाहिए ये सब। देखो, जब लॉ पढ़ते हैं ना, आप अगर हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो बीइंग अ लॉ पर्सन आपको किसी मुस्लिम से ज्यादा मुस्लिम लॉ पता होना चाहिए। आपको चीजों की ओरिजिन पता होनी चाहिए, पीछे की वजह पता होनी चाहिए, कस्टम और धर्म का फर्क पता होना चाहिए। तो वो आपको उन लोगों से अलग बनाएगा, वो अलग ही ग्लैमरस लगेगा कि भाई ये इंसान सब जानता है, इसको पता है कौन सी चीज कहाँ से स्टार्ट हुई। क्योंकि अनजान होने के लिए, इग्नोरेंट होने के लिए तो बाकी सभी काफी है ना, एटलीस्ट जो लॉ पर्सन हो उसको पता होना चाहिए। और अगर आप मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं तो आपको हिंदू लॉ का और एक नॉर्मल हिंदू से जो कि लॉ पर्सन नहीं है उससे ज्यादा पता होना चाहिए। आपको कस्टम और धर्म का फर्क पता होना चाहिए, प्रथा और धर्म का पता होना चाहिए। सती प्रथा थी, धर्म नहीं था, धर्म नहीं कहता था। और जो विधवा प्रथा थी, विधवा धर्म नहीं था, धर्म नहीं कहता था किसी की जिंदगी बर्बाद करने को, किसी को मर जाने को, वो प्रथाएं थी। प्रथा और धर्म में हमेशा फर्क होता है, धर्म गलत बात नहीं बताता है जी। तो आपको ये होना चाहिए कि आपका धर्म जो भी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर रिलीजन, हम वहां पे जब हम लोगों ने ना लॉ चूज कर लिया, फिर अब हमें सब पता होना चाहिए कब क्या क्यों आया, किसके पीछे क्या कारण है, कौन सी चीज कैसे काम करती है। तो वो एक अलग चार्म होगा, अर्न तो कर ही लोगे, आगे बढ़ जाओगे, उसमें कोई इतना इशू नहीं होता। अब यही जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पीछे की छोटी सी हम एक बैक स्टोरी सुनेंगे और फिर इसको एक एक पढ़ेंगे। देखो, ये एग्जाम में बहुत आता है और जो प्रैक्टिस करेंगे उनको तो इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। और अब तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, जो कोर्ट में चल रहा है सब, 3 साल की प्रैक्टिस ये सब। तो अब आप छोड़ो कि क्या होगा, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। जो भी होगा आप सब देख लेंगे, 3 साल की प्रैक्टिस है या कुछ भी, आपको आना चाहिए, आपको सब आता होना चाहिए, बाकी सब चल जाता है। क्लास के लास्ट में बताऊंगी बाकी। तो डिफरेंट मोड्स ऑफ तलाक हैं। देखो, तलाक ना 2 तरीके से हो रही है। अब अगर हम तलाक पे आएंगे ना, तो तलाक हो रही है 2 तरीके से। एक तो तलाक का सुन्नत तरीका है, और सुन्नत मैंने आपको बताया था ना क्या होता है, जो प्रोफेट के ट्रेडिशंस थे, ठीक है, एक सुन्नत तरीका है। ऑलराइट, जो उन्होंने अप्रूव्ड की थी, या तो ट्रेडिशन था या उनकी तरफ से अप्रूव था, एक्सप्रेस अप्रूवल था, साइलेंट अप्रूवल था, बट अप्रूव्ड थी। और एक होता है कि जो सुन्नत नहीं है, एक कस्टम चला आ रहा है, या फिर कह दो कि एक प्रथा सी चली आ रही है और चली ही जा रही है, बस इट्स नॉट धर्म, है ना, धर्म से अलग है वो चीज़। अब हम यहाँ पे समझते हैं इसको आगे कि सुन्नत और कस्टमरी तलाक में क्या फ़र्क है। प्रथा बेसिकली हम हिंदू लॉ पढ़ेंगे तब यूज़ करेंगे। हाँ, हर लॉ के वर्ड्स आपने अपनी वोकेबुलरी प्रिपेयर करनी है। हिंदू लॉ में भी आपको बहुत टफ वर्ड्स मिलेंगे, पता होने चाहिए। मुस्लिम लॉ में भी बहुत टफ वर्ड्स मिलेंगे, पता होने चाहिए।
तलाक है तो तलाक ही लिखेंगे हम, सुन्नत है सुन्नत ही लिखेंगे, एंड देन कस्टम। अब जो सुन्नत तलाक थी ये ऐसी फॉर्म है तलाक की जिनकी हमें या तो लिखे हुए टेक्स्ट यानी कुरान में मिलती हैं कि हाँ भाई ये अप्रूव्ड तरीके हैं, है ना, ये एक अप्रूव्ड वेज हैं तलाक देने के। इसमें अगर डाइवोर्स हो भी रहा है तो इनजस्टिस उतना नहीं होता है। और ये जो है ये तो या तो आपको कुरान में दिखेंगे, ठीक है, या फिर किसी भी टेक्स्ट में दिखेंगे, अप्रूव्ड टेक्स्ट में, जिसे हदीस भी कह देंगे। और ये जो कस्टम होगा ये आपको, ये अप्रूव्ड नहीं है फॉर्म्स, ये समवेयर प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड है तो आई कहाँ से, चल क्यों नहीं है, हम ये भी पढ़ेंगे अभी, ठीक है। ये अप्रूव्ड नहीं है, ये प्रोहिबिटेड है। अब प्रोहिबिटेड है तो आई कहाँ से है, चल कैसे रही है, कैसे शुरू हुई, किसने किया, क्यों ये आज इतनी प्रैक्टिस में है, और मैंने आपके नोट्स में सब कुछ डिटेल से डाल दिया है ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ सकें और आपकी सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाए। तो तलाक सुन्नत और कस्टम पे आते हैं। तो अब हम पहले पढ़ेंगे सुन्नत वेज कि जो कि अप्रूव्ड वेज है तलाक देने के, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कस्टमरी वेज, ठीक है। सुन्नत वेज से स्टार्ट करते हैं जो कहीं ना कहीं कुरान में बताई गई हैं, कुरान में अप्रूव्ड की गई हैं, या सुन्नत तरीके से अप्रूव्ड की गई हैं, प्रॉफिट के थ्रू अप्रूवल मिला है उनको। तो ये जो 4 तरीके की तलाक है ना ये अप्रूव्ड मानी जाती हैं, और ये जो है ना ये मोस्ट अप्रूव्ड है ना, सॉरी नहीं, तलाक क्या कर दिया मैंने, Why it's not working? काम क्यों नहीं कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हम देखेंगे कि अप्रूव्ड कौन सी हैं। तो ये जो तलाकुल सुन्नत है ना ये मोस्ट अप्रूव्ड है, और जो तलाकुल बिदअत है ये वही कस्टम है हमारा, जो कस्टमरी है, और ये है प्रोहिबिटेड फॉर्म, ये मना की गई हैं, ठीक है। और ये 2 सरकमस्टांस के हिसाब से हो जाती हैं, जब आप पढ़ेंगे तो अब आपको समझ आएगा। तो तलाकुल सुन्नत एक अप्रूव्ड फॉर्म है कि अगर अलग होना भी है तो ये मोस्ट अप्रूव्ड तरीका है। तलाकुल बिदअत मना की गई है, कस्टमरी है, और अप्रूव्ड नहीं है, प्रोहिबिटेड है। इन पे हम बाद में आएंगे। तो सबसे पहले सुन्नत से शुरू करते हैं जो अप्रूव्ड फॉर्म है तलाक देने की। अब ये अप्रूव्ड क्यों है, देखिए हिंदू धर्म ऐसा धर्म है जिसमें शादी को 7 जन्म का रिश्ता माना जाता है, और उसमें कहा जाता है कि अगर आप एक बार एक मैरिटल टाइम में बन गए हैं तो आप उस शादी को तोड़ नहीं सकते, आपको उसको निभाना पड़ेगा, ठीक है। और इसीलिए वहां पे ना तो तलाक का कोई जिक्र है और ना ही तलाक के लिए कोई शब्द पाया जाता है। तलाक उर्दू है, डाइवोर्स इंग्लिश है, ठीक है। हिंदी में ऐसा कोई शब्द भी नहीं बना क्योंकि वो हिंदू धर्म कभी भी किसी भी तरीके से मैरिटल टाई को ब्रेक करने की बात ही नहीं करता, निभाने की बात करता है। लेकिन अब जब से 7 जन्म तक या 1 जन्म तक भी निभाने वाले लोग नहीं बचे हैं तो मैरिटल टाई को ब्रेक करना पड़ा टाइम के हिसाब से, धर्म नहीं कहता है, टाइम के हिसाब से। तो तलाक हमें किसने दिया, लेजिस्लेशन ने दिया, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड इनिशियल स्टेज से ही मुस्लिम लॉ जो है तलाक कंटेन रखता है, रूल्स उसके लिए हैं और रिटन रूल्स हैं। मुस्लिम लॉ में कहा गया है कि तलाक एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा बुरी समझी जाती है, इससे बचो। लेकिन अगर नहीं बच सकते हो, साथ रहना पॉसिबल ही नहीं है, सरकमस्टांस ऐसे हैं कि आपको वो मैरिटल टाई तोड़नी पड़ेगी, तो इस तरीके से तोड़ो कि इनजस्टिस ना हो और एक अप्रूव्ड फॉर्म में टूटे, ठीक है। अब वो अप्रूव्ड फॉर्म क्या हो सकती है, ये ट्रेडिशंस हैं कि कुछ ना बता दिया था कि एक तो मत करो, इस चीज को करो ही मत, लेकिन अगर करना पड़ रहा है तो फिर भी इन 2 तरीकों से कर लो, कम से कम इनजस्टिस होगा सामने वाले के साथ। एक बात सुनो, इसी एहसन पे आने से पहले अगर हम कोई काम करते हैं, ठीक, जैसे मान लीजिए
आप हैं और आपके क्लास फेलो हैं, आप लोगों ने कोई प्रोजेक्ट साथ में करने का सोचा था कि हम ये प्रोजेक्ट करते हैं और ये हम साथ में कंप्लीट करेंगे, बट वहां पे कुछ चीज़ों की वजह से आप लोगों का झगड़ा हो गया, और उस टाइम पे झगड़ा हुआ आपका और आपने डिसाइड किया कि हम लोग ये प्रोजेक्ट अब साथ में नहीं करेंगे, ना मुझे तुम्हारे साथ ये प्रोजेक्ट करना है और आपके फ्रेंड ने भी कहा कि मुझे भी तुम्हारे साथ प्रोजेक्ट नहीं करना है। तो क्या हुआ कि आप लोगों ने जहाँ पे नाम अपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड करा रखे थे कि हम ये प्रोजेक्ट साथ में कर रहे हैं, आप उस टीचर के पास जाते हैं, आप उस टीचर से जाकर बोलते हैं कि हमें साथ में प्रोजेक्ट नहीं करना है, हम लोगों का नाम अलग अलग कर दो। टीचर समझदार थी, टीचर ने सोचा कि ये लोग गुस्से में हैं, अभी अभी इनका झगड़ा हुआ है, अगर इनके आते ही कहते ही मैं इनका नाम अलग कर दूंगी तो थोड़ा सही नहीं रहेगा, मैं इनको थोड़ा टाइम देती हूँ। तो टीचर ने एक छोटा सा बहाना बनाया, टीचर ने बोला कि जो प्रोजेक्ट में चेंजेस होते हैं ना वो लंच के बाद होते हैं, तो आप लंच ब्रेक के बाद आना। टीचर जानती थी कि वो अभी झगड़ कर आए हैं, वो लंच ब्रेक के बाद तक का वेट करेंगे ना तो दोनों का दिमाग कहीं ना कहीं ठंडा हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो इस चीज को सेकंड थॉट दे पाएंगे। टाइम बीता, लंच ब्रेक हुआ, उन्होंने लंच किया, देन दे डिसाइड कि लड़ाई थी और वो सुलझाई जा सकती है। तो लंच ब्रेक का बाद आते आते दो सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो वो दोनों डिसाइड करेंगे कि चलो झगड़ा हो गया था, छोड़ो, नहीं जाते हैं टीचर के पास, नहीं करते हैं, साथ में कर लेते हैं, या फिर ऐसा होगा कि बात इतनी ही बिगड़ गई थी कि भाई वो कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, वो जो झगड़ा था वो लेजिट झगड़ा था और नहीं होना कुछ। उन्होंने ब्रेक के बाद तक का भी वेट किया, उन्होंने अपने दिमाग पे प्रॉपर जोर डाला, बट नहीं हो पाता, तो वो ब्रेक के बाद टीचर के पास चले गए। टीचर को भी समझ आया कि हाँ भाई इन्हें सोचने का अच्छे से टाइम मिल गया, इन्हें कूल डाउन होने का टाइम मिल गया, हो ही नहीं सकता होगा, टीचर ने नाम अलग कर दिया। अब एहसन तलाक में क्या होता है ना, पहली बात तो तलाक प्रोनाउंस एकदम नहीं करने देते, ये कुरानिक फॉर्म है जो कुरान में मेंशन है। कुरान में जो सूरह तलाक है, सूरह तलाक में एहसन और हसन दिया गया है। तलाकुल बिदत कुरानिक टेक्स्ट में नहीं मिलती, यानी ट्रिपल तलाक कुरानिक टेक्स्ट के फॉर्म में कहीं नहीं है। तो ये जो एहसन है ये कुरान में मेंशन है। इसमें क्या कहा जाता है ना, इसे मोस्ट अप्रूव्ड मोड इसीलिए कहा जाता है, एक पीरियड होता है तुहर, ठीक है, दोनों तरीके से लिख देते हैं इसको। ये ऐसा पीरियड होता है जो स्टेट ऑफ प्योरिटी होती है विमेन के उसमें, है ना, तो जब वो अपने मेंस्ट्रुअल कोर्स से फ्री होती हैं, प्योर होती हैं। तो अब इस तलाक में क्या कहा गया कि अगर आपके बीच में झगड़ा है, अगर आपकी किसी बात पे बात बिगड़ी है और आप एक दूसरे को तलाक देना चाहते हैं, तो आप अभी नहीं देंगे एकदम से, आप उस पीरियड में देंगे जब आपकी विमेन यानी वाइफ जो है वो स्टेट ऑफ प्योरिटी में हो, यानी तुहर में हो, मतलब शी मस्ट नॉट बी इन हर मेंस्ट्रुअल कोर्स, है ना, वो उस टाइम पे अपने मेंस्ट्रुअल कोर्स में नहीं होनी चाहिए जब आप उन्हें तलाक दे रहे हो। तो ऐसे में पहला पॉइंट ये है कि थोड़ा सोचने समझने का टाइम मिलता है, पीरियड ऑफ कूल डाउन मिलता है। अब झगड़ा हो गया है एंड हस्बैंड एंड वाइफ आर वेटिंग कि वो प्योरिटी की स्टेट में हो, एक तो कूल डाउन ये पीरियड मिल जाएगा, सोचने समझने का मिल जाएगा, करना है, जाना है, वो प्रोजेक्ट साथ में करना है या नहीं करना। मान लो कि वो जो वाइफ है वो स्टेट ऑफ प्योरिटी में ही है जब झगड़ा हुआ है, ये भी तो हो सकता है। तो एहसन में क्या कहा गया, एहसन में दो तीन चीजों के बारे में बात की गई कि पहले तो ना इस्लामिक टेक्स्ट में ये जो वर्ड होता है ना तलाक, इसको बुरा समझा जाता है, बैड टू प्रोनाउंस, ठीक है, सिंफुल समझा जाता है इसको प्रोनाउंस करना। तो एहसन में कहा गया है कि इसको एक तो 3 बार मत बोलो, ठीक है। आज अगर आपकी विमेन जो हैं वो इन स्टेट ऑफ प्योरिटी में है तो आज आप एक बार बोल दो तलाक। कितनी बार, एक बार, ठीक है, बार बार रिपीट मत करो, या आज बोल रहे हो तो एक नहीं बोल रहे हो तो आज ही इसको 3 बार बोल दो, लेकिन फिर उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा। कितना वेट करना पड़ेगा, या तो 3 मंथ्स का वेट करो, 3 मंथ्स वो इद्दत करेंगी। आपने आज बोला तलाक एक बार, अब वो 3 मंथ्स इद्दत करेंगी, और इफ द वाइफ इज सब्जेक्ट टू मेंस्ट्रुअल कोर्स तो वो अपने 3 मेंस्ट्रुअल कोर्स तक इद्दत करेंगी।
रुकेंगी। जब ये 3 महीने पूरे हो जाएंगे, इन 3 महीनों में डाइवोर्स कंप्लीट नहीं माना जाता। एक तो तलाक आपने एक ही बार प्रोनाउंस करना है, जब वो स्टेट ऑफ प्योरिटी में है आपने आज एक बार तलाक कह दिया, अपनी इंटेंशन अपनी वाइफ को बता दी कि मैं आपको तलाक देना चाहता हूँ। तो आज का डेट से, जैसे मान लीजिए कि क्या डेट है, जैसे मान लो 1 अक्टूबर को वो वाइफ स्टेट ऑफ प्योरिटी में थी और हस्बैंड ने उन्हें 1 अक्टूबर को तलाक कह दिया। ठीक है, अक्टूबर, नवंबर 1 महीना, दिसंबर 2 महीना और फिर जनवरी तीसरा महीना। इन 3 मेंस्ट्रुअल कोर्स का वेट करना पड़ेगा हस्बैंड को, और ये 3 मंथ की इद्दत होगी। 1 अक्टूबर को तलाक के बाद 1 नवंबर तक 1 महीना, 1 दिसंबर तक 2 महीना और 1 जनवरी तक 3 महीने पूरे होंगे। या तो 3 मेंस्ट्रुअल कोर्स पूरे हो जाएंगे, या इफ शी इज नॉट द सब्जेक्ट टू इट तो जनरली 3 महीने। तो अब इन 3 महीनों में तलाक नहीं होती, मैरिटल टाई नहीं टूटी होती। किसमें? तलाक एहसन में। एक बार तलाक प्रोनाउंस की गई, अब ये 3 महीने जाएंगे इद्दत में। अब इन 3 इद्दत के महीनों में इवन यहाँ आने से एक दिन पहले तक भी हस्बैंड चाहे तो वो तलाक वहीं रोक सकता है। ये रिवोकेबल तलाक होती है, पूरा का पूरा इद्दत का पीरियड मिलता है तलाक को रोकने के लिए, और तलाक जैसे वर्ड को बार बार प्रोनाउंस करने को मना किया गया है। कहा है एक ही बार कह दो और बार बार उस चीज को इस्तेमाल मत करो, और 3 महीने रुको। वो इद्दत करेंगी, और ये 3 महीने में बेहतर है कि इस तलाक को रोक दो। रिवोकेबल तलाक है, आपको लग रहा है कि बिल्कुल ही अगर सर्कमस्टांस ऐसे हैं कि नहीं ही रुका जा सकता, तो उनके इद्दत के ही पीरियड में जो प्रॉपर्टी पे उनका राइट है उनको वो दो, उनका महर दो, जो मैरिज डिसॉल्व होने पे होता है या जो भी उनका बचा हुआ है उनका महर दो, उनका इद्दत के पीरियड में प्रॉपर मेंटेनेंस करो, और उसके बाद उनको छोड़ दो अगर नहीं चल रही है तो। बल्कि एडवाइजेबल होता है कि इद्दत के ही पीरियड में हो सके तो वो तलाक रोक दो, रिवोकेबल है। अब पहला तो आ गया ये कुछ पॉइंट्स, यहाँ तक बताओ, यहाँ तक क्लियर हो? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा ना कि इस सब के बाद में, अब मान लीजिए रिवोकेशन कैसे होगा तलाक का। रिवोकेशन का भी कोई ऐसा पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है। अगर आपको तलाक रिवोक करनी है तो आपको अपनी इंटेंशन जाके अपनी वाइफ को बता देनी है। एक तो इंटेंशन बताने से तलाक रिवोक हो जाएगा, जिसका आपने अपनी इंटेंशन साफ साफ बतानी है। और दूसरा किस तरीके से हो सकता है, टू कंटिन्यू द कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी मैरिज मतलब तलाक रिवोक हो जाती है। यही समझा जाता है कि इफ यू आर कंटिन्यूइंग कोहैबिटेशन तो यानी आप तलाक को रोक देना चाहते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आपकी मैरिज जो है वो कॉन्ज्यूमेटेड नहीं है तो फिर आप ना उसमें जो मेंस्ट्रुएशन है उस पीरियड में भी तलाक दे सकते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और जब आपने 3 बार मतलब आज तलाक कह दिया और आपने 3 मंथ का वेट करना है जो पीरियड चल रहा है इद्दत का, उसमें मना किया जाता है इंटरकोर्स का। बिकॉज अगर इद्दत के पीरियड में आप इंटरकोर्स करते हैं तो वो माना जाता है कि अब आप अपना तलाक रोक रहे हैं, तलाक वहीं रुक जाता है और मैरिटल टाई कंटिन्यू हो जाती है। ये रिवोकेबल तलाक है और आपसे ये तलाक रिवोक हो सकता है। सबसे बड़ी बात, जो पार्टीज जिनका तलाक हो रहा है वो मैच्योर होनी चाहिए, साउंड माइंड होनी चाहिए, अडल्ट होनी चाहिए। अगर शादी आपके माइनॉरिटी में हुई थी, गार्जियन की कंसेंट से हुई थी, तो तलाक आपकी खुद की कंसेंट से, आपकी खुद की सैनिटी से होना चाहिए। ठीक है, और जो डाइवोर्स वुमेन है वो 3 कोर्स तक वेट करेंगे और उसके बीच में ये रुक सकता है, रिवोकेबल है। क्या? रिवोकेबल ड्यूरिंग इद्दत। ऑलराइट, एकदम नहीं शादी खत्म होती है। शादी कब खत्म होती है? जब एक्सपायर हो जाता है इद्दत का पीरियड। आपकी 3 महीने की इद्दत थी, आपने 3 महीने की इद्दत कर ली, आप लोगों ने मैरिज को रिवोक मतलब डाइवोर्स को रिवोक नहीं किया, तो मान लिया जाता है कि आपका डाइवोर्स हो गया है। अगर आप चाहें तो इद्दत के पीरियड में उस चीज़ को रिवोक कर सकते हैं और आपकी शादी कंटिन्यू हो जाएगी।
ये था तलाक एहसन, जो कि मोस्ट अप्रूव्ड फॉर्म मानी जाती है, इसलिए भी मानी जाती है। हसन से बेटर 3 महीने तो इसमें भी दिए गए हैं, इससे बेटर वो क्यों मानी जाती है? इससे बेटर वो इसलिए मानी जाती है क्योंकि हसन में भी तलाक हर महीने प्रोनाउंस करना पड़ता है। मैंने बताया था ना, तलाक वर्ड प्रोनाउंस करना बहुत गलत समझा जाता है इस्लामिक टेक्स्ट के हिसाब से। तो उसमें एहसन में क्या होता है कि हर महीने बार बार प्रोनाउंस नहीं करना पड़ता, एक बार दे दिया, 3 महीने का वेट है, 3 महीने में रिवोक कर सकते हैं, इसीलिए वो मोस्ट अप्रूव्ड फॉर्म है। हसन भी गुड मोड ऑफ तलाक है, हसन भी प्रोहिबिटेड नहीं है और टेक्स्ट से साबित है। अब हम हसन शुरू करते हैं। ऑलराइट, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? यहाँ तक तो हम लोग पहुंच गए हैं। अब हम शुरू करते हैं हसन में। ठीक है, तलाक है हसन। इसमें क्या होता है कि इसे भी गुड सही मोड समझा जाता है। ऑलराइट प्रीति, थैंक यू। और हसन का मतलब ही गुड होता है। हसन जो वर्ड है उसकी अरेबिक ट्रांसलेशन है गुड, ठीक है, या फिर प्रॉपर। इसमें भी कोई कमी नहीं मानी जाती। जो टर्म है सिग्निफाई करता है कि जो तलाक प्रोनाउंस होगी ना, इसमें क्या होगा कि 3 कोर्सेज 1 2 3, ये 3 मंथ्स है। तो अगर आपको क्या करना है, तलाक देनी है, तो इसमें 3 सक्सेसिव प्रोनाउंसमेंट होते हैं डाइवोर्स के। ठीक है, 3 बार प्रोनाउंस करना है। अब 3 बार एक साथ 3 बार प्रोनाउंस नहीं करना है। अगर आज आपने डिसाइड किया है कि तलाक देना है, तो ये आपका फर्स्ट प्रोनाउंसमेंट है, आपने आज प्रोनाउंस किया, तो आपको पूरा 1 महीना वेट करना पड़ेगा। 1 मंथ वेट करेंगे आप, और इस 1 मंथ के पीरियड में आप चाहें तो ये तलाक रोक सकते हैं। जैसे लास्ट वाली में रोकने के तरीके थे, या तो आप अपनी इंटेंशन बताएंगे कि मैं नहीं चाहता कंटिन्यू करना, तो आप अपनी इंटेंशन से रोक सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे ये दूसरा प्रोनाउंस ही मत करो तो भी माना जाता है। अगर हस्बैंड ने यहाँ तलाक प्रोनाउंस कर दी और 1 महीने बाद दूसरा प्रोनाउंसमेंट किया ही नहीं, तो मान लिया जाता है कि वो नहीं चाहता। या फिर वही कंटिन्यूटी ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप, तो वो भी माना जाता है कि तलाक रिवोक हो गया। अब पहला प्रोनाउंस किया, 1 महीना बिताया, और दूसरे प्रोनाउंसमेंट की बारी आ गई। मान लो हस्बैंड ने यहाँ पर भी प्रोनाउंस कर दिया, यहाँ अगर नहीं किया ना, तो कुछ लोग कहते हैं कि अब एक बार प्रोनाउंस कर दिया था तो अपनी वाइफ को दोबारा अपने निकाह में ले लो, निकाह कर लो छोटा सा। यहाँ पे हलाला का कॉन्सेप्ट नहीं आता, क्योंकि अभी तलाक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि यहाँ पे आप रोक दो, दूसरा प्रोनाउंस मत करो, चाहो तो दोबारा निकाह कर लो, चाहो ऐसी रह लो, तलाक कंप्लीट नहीं हुआ है। मान लो दूसरी बार भी प्रोनाउंस कर दिया, अब दूसरी बार प्रोनाउंस करने के बाद फिर 1 महीने रुको, फिर पूरा 1 महीना वेट करो। इस पीरियड में वाइफ इद्दत में होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप फिर 1 महीने रुको, इस 1 महीने में भी आप चाहो तो अपनी तलाक को रिवोक कर सकते हो, रोक सकते हो। कैसे रोक सकते हो? या तो वही तीसरा प्रोनाउंस ही मत करना, तो भी रुक गया, तीसरी बार तीसरे महीने पे जाके तलाक कहना ही मत, या फिर आपने तीसरी बार अगर तलाक प्रोनाउंस करना है, या दूसरा तरीका क्या होगा, अपनी इंटेंशन बता दो कि नहीं भाई मैं तलाक नहीं देना चाहता, बीच में ही बता दो, प्रोनाउंस के पीरियड तक पहुंचो ही मत। या फिर कंटिन्यूटी ऑफ कोहैबिटेशन, अब यहाँ पे भी प्रोनाउंस कर दिया, 1 महीना 2 महीना, एक और महीना, तीसरा महीना। अगर यहाँ पे भी प्रोनाउंस कर दिया तो 3 प्रोनाउंसमेंट तो कंप्लीट हो गए ना, तो प्रोनाउंस करना तो नहीं रोक सकता वो, लेकिन अब फिर एक और महीने की इद्दत चलेगी। यहाँ से यहाँ तक 1 महीने की इद्दत की, यहाँ से यहाँ तक 1 महीने की इद्दत की, अब उसने तीसरी बार भी प्रोनाउंस कर दिया, अब भी शादी नहीं टूटी है, अभी भी 1 महीने की इद्दत बची है फाइनल पॉइंट तक पहुंचने के लिए। 2 महीने की इद्दत हुई है, अभी प्रोनाउंस हो गया। यहाँ इस पीरियड में भी चाहे तो हस्बैंड अपनी इंटेंशन बता के कोहैबिटेशन कंटिन्यू करके यहाँ भी इस पीरियड में भी तलाक रोक सकता है। अगर उसने यहाँ ये महीना पूरा होने तक भी तलाक नहीं रोकी, तो फिर तलाक फाइनल मानी जाती है। बताइए हसन समझ में आया या नहीं? समझ में आया उससे कैसे डिफरेंट है? तलाक हसन समझ में आया? हसन से कैसे डिफरेंट है ये समझ आया? अगर पीरियड 1 मंथ से ज़्यादा हो जाए, मैं नहीं समझी, मतलब यहाँ पे प्रोनाउंस ना करे 1 महीने से ज़्यादा हो जाए तो तलाक रुक जाता है। जैसे मान लो कि आज के दिन 1 महीना पूरा हो गया था और इसे आज प्रोनाउंस करना चाहिए था, इसने नहीं किया किसी भी कारण से, तो यहाँ फिर तलाक रुक गया। फिर अगर वो अपनी बात पे है ना, तो उसे दोबारा से करना पड़ेगा।
अगर 1 महीने से पीरियड लैप्स हो जाएगा ना तो तलाक रुक जाता है। और बीच में रुक के एक बार दोबारा जो टेस्ट था सोगा का, उसमें जो कुछ क्वेश्चन थे, 1-2 क्वेश्चन थे, उसमें अपलोडिंग की वजह से आंसर ऊपर नीचे हो गया। एक तो जम्मू कश्मीर वाला, वो उसमें अपलोडिंग का है, वो होल ऑफ इंडिया आएगा एक्सटेंशन में, और जो उसका पीरियड है वो 1 जुलाई है, वो आपका आंसर ठीक होगा। हमने क्लास में अच्छे से किया था। और लेट द बायर बिवेयर होता है, लेट द सेलर बिवेयर नहीं होता। तो वो जो आपके आंसर्स थे वो बिल्कुल करेक्ट थे, कंफ्यूज नहीं होना। आप जो मुझे अपने मार्क्स बताएंगे वो उन 3 क्वेश्चंस को लगा कर ही बताएंगे। ऑलराइट, चलिए आगे आते हैं हम इसमें। तो अब इसमें क्या होगा कि ये हसन और एहसन का फ़र्क है, ठीक है। अब यहाँ पे आके तलाक फाइनल हो जाएगा। तो अब ये भी होगा कि अब ये जो प्रोनाउंसमेंट हो रहा है ना, ये पीरियड ऑफ प्योरिटी में होना चाहिए, तुहर के ही पीरियड में होना चाहिए, ठीक है। ये है इसमें एक शर्त, एक तुहर में, फिर अगले तुहर में, एंड देन अगले तुहर में। तो ऐसे करके सक्सेसिवली तलाक चलेगा। और 30 डेज का फिर उसकी वजह से आपका एक लेजिट वो आ जाएगा। अगर इफ द वुमन इज नॉट सब्जेक्ट टू मेंस्ट्रुएशन तो फिर वो वहाँ पे आपको 30 डेज का काउंट लेके उस हिसाब से प्रोनाउंस करना है। अगर हस्बैंड अगली तलाक प्रोनाउंस करने से चूक जाता है किसी भी कारण से, तो तलाक वहीं रिवोक हो जाएगा, फिर उसे दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, है ना। तो ये भी नहीं कर सकते वो। ये हो गया हमारा तलाक हसन। तो ये जो तलाक एहसन है और तलाक हसन है, ये रिवोकेबल तलाक है। इसमें पीरियड दिया जाता है। पीरियड क्यों दिया जा रहा है, ये 3 महीने क्यों, हर तीसरे महीने क्यों प्रोनाउंस करवा रहे हैं, या फिर उसमें 3 महीने की इद्दत क्यों करा रहे हैं। ये पीरियड होता है कि शांत हो जाओ, टू कूल डाउन, समझो, सोचो, क्या शादी तोड़ना ही एक रास्ता है या कुछ हो सकता है। अगर कुछ हो सकता है तो इन महीने में सोच लो। और तलाक भी इसीलिए हुआ था कि बिल्कुल ही अगर नहीं रहा जा रहा है, ऐसे सर्कमस्टांस आ गए हैं, अलग होना ही प्रॉपर है, इसलिए था, मिसयूज करने के लिए नहीं था। तो प्रॉपर वही है, 3 सक्सेसिव प्रोनाउंस होंगे डिवोर्स के। और फिर अगर वाइफ जो है वो मेंस्ट्रुअल वाइफ है तो फर्स्ट प्रोनाउंसमेंट जो भी होगा वो पीरियड ऑफ तुहर में होना चाहिए, सेकंड फिर अगले पीरियड ऑफ तुहर में, और थर्ड फिर अगले तुहर में, सक्सीडिंग तुहर में, ठीक है। तीनों पीरियड ऐसे प्रोनाउंसमेंट होने चाहिए। अगर नॉन मेंस्ट्रुएटिंग वाइफ है तो वो 30 डेज का गैप लेके उस हिसाब से करोगे। और वही इसमें भी सेम है कि अगर इद्दत जो पीरियड, ये 3 महीने जो चल रहे हैं, देन नो सेक्सुअल इंटरकोर्स, अगर ऐसा हो जाता है तो माना जाता है कि तलाक रुक गई है, रिवोक हो गई है। ऑलराइट, अब क्या कह रहा है कि ये जो 2 डिवोर्स है ना, ये कुरानिक इंजंक्शन से है। इसमें यही है कि यही प्रॉपर वे है, तलाक दे रहे हो इसी वे से दो, कोई तीसरा रास्ता मत अपनाओ, ठीक है। तो जो डिवोर्स प्रोनाउंस होगी दोबारा, तो इसमें ये होता है कि तरीका होता है रुक जाओगे, अगर फिर भी छोड़ना है तो काइंडनेस से छोड़ो, ऐसा मत करो कि सामने वाले को बर्डन हो या इनजस्टिस हो, ठीक है। अब थर्ड प्रोनाउंसमेंट हो गया फाइनल, तो उसके बाद तो इररिवोकेबल हो गए, उसके बाद 1 मंथ कंप्लीट हुआ आपका, आपकी इद्दत पूरी हो गई, तो फिर वो हो जाता है। ये थी सुन्नत फॉर्म्स तलाक के जो अप्रूव्ड हैं। और अब आ जाते हैं तलाकुल बिद्दत या फिर ट्रिपल तलाक पे, जो मोस्ट डिसअप्रूव्ड मोड ऑफ तलाक है, ठीक है। मोस्ट डिसअप्रूव्ड फॉर्म, इस पे आने से पहले हम कुछ पढ़ते हैं। तलाकुल बिदअत करने से पहले हम आते हैं कि क्या हुआ था। आई होप इसी फाइल में होगा, वो नहीं है, चलिए फाइल उसके लिए दूसरी लगेगी, मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास कितनी देर है। देखो ऐसा हुआ था, आपको पता है ना कि जब पीरियड ऑफ प्रोफेट मोहम्मद था उसके बाद खलीफाज आए थे, ठीक है। तो फर्स्ट खलीफा आए उनकी डेथ के बाद। तो जो फर्स्ट खलीफा थे, जो आफ्टर द डेथ ऑफ प्रोफेट आए थे, उनके पीरियड में जो अभी हमने एहसन पढ़ा और हसन पढ़ा, ठीक है। फर्स्ट खलीफा के पीरियड में तलाक एहसन चली थी और हसन चली थी, कोई दूसरी फॉर्म तलाक की थी ही नहीं वहाँ पे, ठीक। अब क्या हुआ कि फर्स्ट खलीफा की लाइफ हुई, उनका पूरा एक एरा चला, पीरियड चला। फर्स्ट खलीफा के बाद सेकंड खलीफा आए जिनका नाम उमर था, ठीक है। सेकंड खलीफा आए जिनका नाम उमर था। अब जब सेकंड खलीफा आए तो 2-3 साल तो उनके पीरियड में भी
जैसे हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर चेंज होते हैं, ये भी उस टाइम पे यही था कि जो कंट्रोलिंग पर्सन था, जो लॉ अथॉरिटी रखता था, वो खलीफास थे आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट। अरब की बात हो रही है ना। तो फर्स्ट खलीफा ने तो बिल्कुल जेनरसली जो अप्रूव्ड फॉर्म थी तलाक की वही चलाई। उनके लाइफ टाइम में तलाक दिया जाता था तो या तो एहसन तरीके से दिया जाता था या हसन तरीके से दिया जाता था। बट जब उनकी डेथ हो गई तो सेकंड खलीफा है, नाम उमर था। आपको नाम याद रखना है, मेंस में ध्यान काम आएगा। आपके पास फाइल पहुंच जाएगी, कंप्लीट नहीं है, नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट फाइल लगाएंगे। तो जो खलीफा सेकंड खलीफा उमर थे, उन्होंने भी 2 साल तक तो बिल्कुल सही चलाया। तलाक अगर हो रही थी तो एहसन और हसन तरीके से ही हो रही थी। बट फिर क्या हुआ ना कि कुछ कंट्रीज का आपस में बहुत मिलना आना जाना हो गया, जिसमें से क्या क्या थी, टर्की थी और एक दो कंट्रीज और थी। तो जब वो अरब के साथ उनका मिलना जुलना आना जाना हो गया बहुत ज़्यादा, तो फिर वहाँ की औरतें बहुत ज़्यादा सुंदर थी कंपैरेटिव टू अरब। अब जो अरब मैन थे, मेल्स थे, वो उनसे शादी करना चाहने लगे बिकॉज ऑफ देयर ब्यूटी। ठीक है, तो जो टर्की से वुमेन थी वो ज़्यादा सुंदर होती थी। अब अब वो लोग शादीशुदा थे, जो अरब के मेल्स थे वो शादीशुदा थे। और उस टाइम पे तो ये माना जाता था कि 4 शादियां अगर चल भी रही थी तो जो हमने ग्राउंड्स पढ़े थे ना, जो लेजेंड ग्राउंड थे कि अगर ऑर्फन है तो उनकी माँ को सहारा दे दो, ये सब इन्हीं वजह से चल रही थी। तो वो ऐसे ही बस जाके भाग के नहीं कर सकते थे, तो उनको लगा कि कुछ तो होना चाहिए। अब ये अरब फीमेल से शादी करनी है, मतलब जो बाहर से आई हैं उनसे करनी है। तो उन्होंने अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाया कि हमें 4 शादियां तो अलाउड हैं। रीज़न साइड रखो, 4 शादी तो अप्रूव्ड आई है, प्रॉफिट नहीं अप्रूव करनी है, हम तो 4 शादियां कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये जन्म वहाँ पे भी लिया उनके दिमाग में कि कारण क्या है, 4 शादी है ना अलाउड। और अब उन्होंने क्या सोचा कि यार ये तलाक का प्रोसीजर तो बड़ा लंबा चौड़ा है। अब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ऐसे कौन वेट करेगा? एक तुहर में तलाक दो, दूसरे का वेट करो, दूसरे में तलाक दो, तीसरे का वेट करो, या 3 महीने इद्दत तक शादी खत्म ही नहीं होगी। तो वो जो फीमेल्स थी जो आई थी, जो शादी करना चाहती थी अरब मेल से, और अरब मेल से इन लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि क्यों ना ऐसा हो जाए कि वो जो एक एक महीने में एक एक बार तलाक प्रोनाउंस करना है वो हम एक ही बार प्रोनाउंस कर दें। 3 बार तलाक तलाक एक साथ कह दें और हमारा तलाक हो जाए और हम इनसे शादी कर लें। तो वो क्योंकि सेक्सुअल रिलेशनशिप विदाउट मैरिज वाज जिना एंड जिना वाज प्रोहिबिटेड, तो वो बीच का रास्ता निकालने लगे कि लीगलाइज भी हो जाए और ये भी मिल जाए। वही दिमाग का शैतान, इंसानी दिमाग शैतान की तरह चलता है, तो वहाँ पे यही दिमाग चला उनका। तो अब वो ये प्रॉब्लम लेकर गए सेकंड खलीफा उमर के पास। उन्होंने उनसे पूछा कि अब ये जो फीमेल्स आई हुई हैं, हमें इनसे शादी करनी है, हमें इनसे निकाह करना है और हम लोग शादीशुदा हैं। तो आप बताइए कि हम ये हर महीने एक एक पीरियड में एक बार यहाँ तलाक प्रोनाउंस करें, फिर 1 महीना रुके, फिर यहाँ प्रोनाउंस करें, फिर यहाँ रुके, फिर यहाँ प्रोनाउंस करें, फिर यहाँ रुके। तो इस चीज से बचना चाहते हैं, क्यों ना हम ये जो 1 2 3 बार कहना है, ये एक ही बार में तलाक 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 3 बार कह दें और बात खत्म करते हैं। और हमारी शादी वो हो जाएगी, क्योंकि इंटेंशन मैटर उन्होंने वो करा। अब उन्होंने सोचा खलीफा उमर ने कि अगर मैं इनको ऐसा नहीं करने देता हूँ तो ये क्या करेंगे कि अपनी वाइफ के साथ वो करेंगे परेशानी बेवजह प्रोहिबिटेड तरीके से, क्योंकि शादी तो उनकी इंटेंशन दिख ही रही थी कि इन्हें करनी करनी है उन टर्किश फीमेल से या जो भी थे वहां पे। उन्हें नजर आ रहा था इंटेंशन कि ये करेंगे, अब ये हराम तरीके से करेंगे, उससे अच्छा है कि इन्हें एक डाइवोर्स का वे बता दें। तो वहां पे सेकंड खलीफा ने कहा कि चलो 3 बार प्रोनाउंस कर लो एक साथ और उनका महर लौटा दो अपनी बीवी का और उनको इद्दत करा दो और एक बार में 3 तलाक करके तलाक एक फाइनलाइज करो। तो अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि इन्होंने सोचा अरब मेल्स ने कि अगर अब हम खलीफा उमर के पास जाएंगे और अगर वो नहीं माने तो ये 3 पीरियड में हमें क्या, हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पर एक बार प्रोनाउंस करके हम तो शादी कर लेंगे, हमें तो 4 शादी अलाउड है, कौन ही रोक सकता है। हम यहीं एक ही बार प्रोनाउंस करके अपनी दूसरी शादी करेंगे, दूसरी तीसरी हमें जितनी भी चाहिए, और ये पीरियड तो चलते ही रहेंगे ना, वाइफ तो इद्दत करती ही रहेगी, हम तो 4 शादी कर सकते हैं। अगर एक वाइफ जो इद्दत कर रही है प्लस एक जो हमने दूसरी कर ली तो ये हमारे लिए प्रोहिबिटेड थोड़ी होगी, हम तो 4 कर सकते हैं। तो अब जो सेकंड खलीफा थे उनको ये लगा कि अब ये तो मिसयूज हो रहा है, अब ये सोच रहे हैं कि ये वाइफ तो इद्दत में बैठी रहेगी, इनके लिए वेट करेगी कि प्रोहिबिट हो जाए, सॉरी रिवोक हो जाए इद्दत, और ये फिर भी दूसरी कर लेंगे, ये तो यहाँ पे 4 शादी वाला कार्ड खेल रहे हैं।
तो उन्होंने कहा कि चलो अच्छा ठीक है, इसको एक ही बार प्रोनाउंस करो और वो फिर आपकी वाइफ नहीं रहेगी, फिर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसके भी साथ हो जाओगे, इसके भी साथ हो जाओगे, फिर आपको इसको ढंग से आज़ाद करना पड़ेगा, इसका महल देना पड़ेगा। देख रहे हो इंटेंशन, और देख रहे हो आज का टाइम की किस तरीके से प्रैक्टिस में। इंटेंशन क्या थी कि ये जो आदमी है, ये जो मेल है, ये ऐसा ना करे कि इसे भी यूज कर रहा है और वो जो न्यू फीमेल्स आई हैं उन्हें भी यूज कर रहा है। किस कार्ड पे? 4 शादी के कार्ड पे। तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, 3 बार प्रोनाउंस करो एक ही सांस में, लेकिन इसको फाइनल करो। ऐसा नहीं है कि यहाँ इसके भी साथ हो, इसके भी साथ हो। तो वहां इसको आज़ादी दिलाना कि ये यहाँ पे बेचारी बैठ के इद्दत कर रही है और इंतजार कर रही है, और ये यहाँ भी है और यहाँ भी है। सिर्फ इस बात से उस टाइम का समाज देखते हुए कि जब वो इतना बड़ा मिलन हुआ था, 2-3 कंट्रीज एक साथ आ रही हैं मिलना है, तो वहां पे ये चीज इस जगह पे अप्रूव्ड हुई। अब क्या हुआ कि फिर जब ये सेकंड खलीफा के टाइम पे एक बार अप्रूव हो गई कि 3 बार वो कर दो, फिर तो वही बात है, मजा आने लगा। तलाक इज सो इजी, अब तो शादी करो, 3 बार तलाक तलाक, तुम्हारा और मेरा तलाक हो चुका है, कोई रिवोकेशन पीरियड नहीं है, कोई सुन्नत तलाक नहीं देखना है, ना वेट करना है, ना इद्दत के पीरियड में वेट करना है। 3 बार तलाक बोला, तलाक फाइनल। सामने वाला पर्सन इद्दत करना चाहता है करे, शौक से करे, लेकिन शादी एंड हो चुकी है। तो तलाक बिदअत में क्या हो रहा है कि एक बार तलाक प्रोनाउंस होता है 3 बार, एक ही बार में, एक ही सांस में, और उसमें शादी खत्म मान ली जाती है। खत्म मानने के बाद भी वाइफ 3 महीने की इद्दत कर रही है, लेकिन इस वाली इद्दत में रिवोक नहीं हो पा रही है शादी, इररिवोकेबल डाइवोर्स हो रहा है। और इररिवोकेबल डाइवोर्स शुरू ऐसे हुआ था और उसके बाद तो रुकने का नाम ही नहीं लिया। बहुत ही रेयर जगह है इस्लामिक कम्युनिटी में, इस्लामिक एरियाज में, लोगों में जो सुन्नत तलाक देते हैं, जो तलाक एहसन या हसन का इस्तेमाल करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर एक्सरसाइजिंग दैट तलाक बिदअत, और जानते हुए, बिल्कुल जानते हुए कि कहीं भी टेक्स्ट में नहीं लिखी है। तो वही बात आ गई ना, प्रथा और धर्म। प्रथा को इतना चला दो कि वो धर्म लगने लगे, वही वाला पॉइंट आ गया। अब कोई जान, आधे, मुझे लगता है 50% लोग तो इस्लामिक कम्युनिटी में भी नहीं जानते होंगे कि सुन्नत तलाक का तरीका है क्या, आखिर जो अप्रूव्ड फॉर्म आई है डाइवोर्स देने की वो है क्या, किस तरीके से तलाक दिया जा सकता है, उनको खुद को नहीं पता होगा। उनको पता है तलाक देना है, तलाक तलाक तलाक, वे आर फाइनल, जाओ, रात के 12 बज रहे हैं, रात के 2 बज रहे हैं, मैंने 3 बार तलाक बोला, घर जाओ अपने। ठीक है, तो ये कस्टमरी रिचुअल ऐसा चला आया कि फिर अब वो लॉ से ज्यादा लॉ बन गया है और इस्लाम से ज्यादा इस्लाम बन चुका है। ठीक, इंटरप्रिटेशन एक ऐसी चीज होती है ना कि वो किसी चीज को अच्छा भी कर सकती है, बुरा भी कर सकती है। अगर आज मैं जनरली सुबह उठकर पानी नहीं पीती, इसका इंटरप्रिटेशन का एक एग्जांपल दूंगी, और ये हमारे पर्सनल लॉज के लिए तो बहुत वैलिड एग्जांपल है। मान लीजिए मैं सुबह उठकर पानी नहीं पीती, या मैं खाने के बाद पानी नहीं पीती, और मैं जिस खाना खाकर बैठी हूँ तो मेरे पास कोई पानी लेकर आता है, ठीक है, और मैंने उसको बोला कि नहीं मैं पानी नहीं पीऊंगी, मैं पानी नहीं पीती। तो अब अगर ये टेक्स्ट फॉर्म में लिखा जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखा गया कि मैंने बोला, मेरा नाम लिखकर लिखा जाएगा कि उन्होंने तो बोला है वो पानी नहीं पीती। सर्कमस्टेंस तो बताओ किस में बोला है मैं पानी नहीं पीती, ऐसा थोड़ी है मैं बिना पानी के जिंदा हूँ। दिस इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। अगर आप एक लाइन कोट कर रहे हो, सो एंड सो पर्सन ने बोली है, तो कम से कम ये तो देखो जाकर उसमें कि उसने किस सर्कमस्टांस में बोली थी, उस टाइम सर्कमस्टांसेस क्या थे, ये थोड़ी बोली थी इन जनरल उसको अप्लाई करो, उसको चलाए जाओ। और ये मैं हर इंटरप्रिटेशन के लिए कह रही हूँ, सभी इस्लामिक इंटरप्रिटेशन जो कि आज प्रैक्टिस में है, जो कि सुनने में भी अच्छी नहीं लगती हैं बिल्कुल भी, और सर्कमस्टांस उसके पीछे किसी को नहीं आइडिया है। अब मैं पानी नहीं पीती हूँ मतलब मैं पानी पीऊंगी ही नहीं, कभी लेकर ही मत आना मेरे पास पानी, ऐसा नहीं होता है ना। सर्कमस्टांस क्या थे, मैं खाने के बाद पानी नहीं पीती हूँ। क्यों आपने साइलेंट कर दी वो लाइन कि मैंने कहा था खाने के बाद पानी नहीं पीती हूँ? क्यों आप उसके सर्कमस्टांसेस में नहीं गए कि अगर ऐसी लाइन कही गई थी, इतनी खराब बात कही गई थी, तो उसके पीछे के सर्कमस्टांस क्या थे? नहीं। और ये खराब कौन कर रहा है? मैं ही कर रही हूँ ना, कोई थर्ड पर्सन थोड़ी खराब करेगा। जिस धर्म की जो भी बुराई होती है, उस धर्म की बुराई की वजह ही उस धर्म को प्रैक्टिस करने वाले होते हैं। सामने वाले का रोल उतना नहीं होता है, सामने वाला आपका धर्म नहीं मान रहा है, आप खुद से कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन इज द की। आपको उसको सर्कमस्टांस के साथ इंटरप्रेट करना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि अगर ऐसा कहा गया है तो किस सर्कमस्टांसेस में कहा गया है। ठीक है,
तलाकुल बिद्दत पे आते हैं हम। बैक स्टोरी समझिए हमने। अब बैक स्टोरी का रीज़न ये था कि ये जो सेकंड खलीफा है इसके ऊपर आपको लिखने के लिए आता है, क्योंकि तलाकुल बिद्दत में लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं आपके मेंस में, और मेंस में जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उसमें वो आपसे कई बार ओरिजिन, ग्राउंड थ्योरी सब मांगता है। ये मैं आपको नोट्स में भी प्रोवाइड करूंगी, और मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि अगर एक शॉर्ट नोट भी लिखने के लिए आता है, एक प्रॉपर नोट भी लिखने के लिए आता है ओरिजिन ऑफ तलाक, ट्रिपल तलाक, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रिपल तलाक, तो आप वहाँ पे ओरिजिन से लेके, प्रैक्टिस से लेके, कैसे चल रही है, क्या हो रहा है, आप वहाँ पे सब कुछ बता सकते हो। ऑलराइट, अब मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है हम लोग? अब इसके थोड़े लीगल एस्पेक्ट पे आते हैं। आपको ओरिजिन के लिए सफिशिएंट मिल गया है, मुझे लगता है आप अच्छे से लिख के आ पाओगे, और मैंने आपके लिए वैसे भी डाल दिया है नोट्स में। बताओ यहाँ तक क्लियर हो? ऑलराइट तथागत। अब मुझे बताइए, ओके प्रीति, अब आप मुझे बताइए कि जो इसकी लीगल टर्म्स हैं वो हम अदर हाफ में स्टार्ट करें। मैम इट इज़ नेसेसरी टू मेक अ रिटन नोट्स एडिशनल विद प्रोवाइडेड नोट्स। नो, देखो, हाँ मैं आपके एक दो क्वेश्चन लेती हूँ, मुझे लगता है अब इसका लीगल एस्पेक्ट हम अदर हाफ में शुरू करेंगे। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। यतेंद्र का सवाल है कि नोट्स जो मिल रहे हैं उनके अलावा भी नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। देखो यतेंद्र, जो आपको नोट्स मिल रहे हैं ना, वो मेरी अंडरस्टैंडिंग मिल रहे हैं। वो क्या मिल रहे हैं? जो मुझे समझ आता है, जो मुझे लगता है आपको देना चाहिए। या अगर किसी भी सब्जेक्ट के मिलते हैं तो वो आपको टीचर की थिंकिंग के मिलते हैं। उसको क्या लगता है, उसको क्या समझ आता है उस टॉपिक को, वो टॉपिक मुझे कैसे समझ आता है। जो आप चलती क्लास में रनिंग हैंड्स में लिख लेते हो ना, जैसे ये नहीं है कि वर्ड टू वर्ड उतारे हुए होता है। हैबिट क्या होती है कि हम कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, हम लेक्चर ले रहे हैं, हमने टीचर से कोई लाइन सुनी और हमें लग रहा है हाँ ये इस टॉपिक के लिए मेरी जनरल, वो हो सकता है मैंने नोट्स में नहीं डाली हो, मुझे नहीं लगा हो कि इसको डालना चाहिए, मैंने समझाते में ही बता दियो। कितनी सारी बात है। नोट्स कितने पेज के होंगे? 3 पेज, 4, 5, 10, कितना 2 घंटे का लेक्चर है। कोई एक बात तो ऐसी होगी ना कि उस टॉपिक के लिए आपका लिखने का मन किया होगा, कुछ ऐसा होगा जो आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। तो जो रनिंग हैंड्स में चलती क्लास में बनता रहता है ना, वो हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग होती है। वो चीज़ें होती हैं जिससे वो टॉपिक हम अपनी खुद की सोच, अपनी खुद की बातों से समझ सकते हैं। वो हमने अपने दिमाग से लिखा होता है। इससे क्या होता है? कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होती है, क्योंकि सुनने से ज़्यादा क्लियरिटी लिखने में होती है, एक फैक्ट है। नोट्स बनाने का कभी भी मतलब ये नहीं होता कि आपने इधर से देखा उधर से उतार लिया, अच्छा एसेंशियल एलिमेंट 5 गिनती, ये लिख लो, वो कर लो, कॉपी कर लो, वो नोट्स नहीं होते। आप सुन रहे हैं मुझे, हो सकता है इस 1.5 घंटे के लेक्चर में आपको कोई एक लाइन तो ऐसी लगी होगी कि हाँ इसको लिख लेता हूँ, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, या वो जो आपको मेरे लिखे हुए मिल रहे हैं वो तो मैंने लिखे हैं, है ना। हाँ अभी बताती हूँ। तो ये हो गया रिटर्न वाली बात। अब प्रीति के सवाल पे आते हैं, 3 साल की प्रैक्टिस वाला। देखो प्रीति, बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत 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 ज़्यादा है कि 3 साल की प्रैक्टिस वाला हो जाएगा। जहाँ एग्जाम्स हो रहे हैं अभी तो हो रहे हैं, और जो स्टेट्स करा रही हैं ना, दे दो। स्टेट मत देखो, जगह मत देखो। आगे मुझे लगता है, जहाँ तक है कि अगर ज़्यादा हुआ ना कि मान लो ये 3 ईयर प्रैक्टिस वाला आ गया और बच्चों ने शोर मचाया, प्रोटेस्ट करा, ये वो, तो कहीं एक, जैसे यूपीएससी नहीं हो गया एक ही एग्ज़ाम फॉर द एंटायर स्टेट, सॉरी कंट्री, तो ऐसा ना हो जाए कहीं अलग अलग स्टेट वाइज ना हो के यूपीएससी की तरह एक ही एग्ज़ाम आने लगे, वो ज़्यादा टफ पड़ेगा। अभी हम स्टेट वाइज करते हैं, उसी स्टेट के लॉज पढ़ते हैं, सब ठीक रहता है। अगर एक यूनिवर्सल एग्ज़ाम होने लगा, ये भी एक चांसेस है, ऑल इंडिया वाला आ गया अगर, तो प्रैक्टिस के चांसेस हैं। बट लेकिन इतना है कि कुछ स्टेट हैं जो नहीं लेंगी। सुप्रीम कोर्ट हो सकता, अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट भी नहीं आया ना फाइनल, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट स्टेट्स के ऊपर छोड़ दे कि भाई जिसको लगाना है 3 ईयर प्रैक्टिस का वो लगा लो, जिसको नहीं लगाना है वो नहीं लगाओ, स्टेट टू स्टेट। ये भी एक आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट वो चीज़ स्टेट्स पर ही छोड़ दे, वो स्टेट्स को कहे कि जैसी आपकी मर्जी, आपको लगाना है तो गो फॉर इट, और आपको नहीं लगाना है तो रहने दो उस चीज़ को। तो सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को स्टेट्स पर भी छोड़ सकता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी कर सकता है। पहले भी तो थी ना, तो पहले भी होने का क्या कारण था कि जो ट्रेनिंग में आते हैं बच्चे एग्जाम क्लियर करके वो बिल्कुल नाइव होते हैं, उनको प्रैक्टिकलिटी का कुछ भी नहीं पता होता, तो ये रीज़न है। हो सकता है हो जाए, या हो सकता है कि सीओपी से काउंट होने लगे। ये भी तो अभी सबसे बड़ा वो चल रहा है कि आपके वकालतनामा देखा जाएगा कितनी बार लगा है, किन ऑर्डर्स में नाम है, ये होगा, या फिर सिर्फ सीओपी से काम चल जाएगा।
सीओपी से चल जाएगा तो मुझे लगता है तो भी बहुत हद तक आसानी है कि अगर आपने एक दिल्ली बार में या जहाँ से भी आपने लोकल बार में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, एआईबी भी दे रखा है आपने, तो वहाँ से काउंट होता चलेगा। तो अभी इसका कुछ फाइनल नहीं है, लेकिन हर तरीके की सिचुएशन के लिए तैयार रहो। एक बात बताओ, अगर आ गया 3 साल की प्रैक्टिस का, फिर छोड़ दोगे जुडिशरी? ऐसे नहीं होता है चीज़ें, मतलब ये तो एक छोटा सा एग्ज़ाम है लाइफ के लिए भी। अभी क्या ही एज है, क्या ही एरा है, हमेशा चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं जैसे हम चाहते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। तो सामने जैसे भी सर्कमस्टेंस आ रहे हैं, अपने डिसीजन बदलने से ज़्यादा आपको डटे रहना आना चाहिए। 3 साल का प्रैक्टिस हो गया है ना, अभी जब तक आपकी पढ़ाई चल रही है इसको ढंग से पढ़ो और इतना कर लो कि जब प्रैक्टिस करो ना, तब वहाँ प्रैक्टिस करते हुए भी दूसरों से अलग लगो। वही बात आ जाती है, सबसे ज़्यादा एडवोकेट्स इंडिया में है और बेरोजगार एडवोकेट्स भी इंडिया में ही सबसे ज़्यादा है। उनको नहीं आता है, उनको सिर्फ चालान भरना आता है, मोस्ट ऑफ द पीपल, है ना। किसी स्टेट का नाम नहीं लूँगी मैं, आप समझदार हैं, और दिल्ली में भी ऐसा है, नाम क्या ही है उसमें करना कि लॉ पता ही नहीं है। वो अगर मतलब एक्सीडेंट का केस कर रहे हैं, मर्डर, उनको 2-4 चीज़ें पता हैं, उसके बाहर उसके आईटी नहीं आता होगा किसी को, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सोगा नहीं पढ़ते होंगे, ठीक है उनको। और मुस्लिम लॉ क्या मैम, AIB 19 दिया है आपने? हाँ, तो फिर वो एक बार ना तथागत आप जिस भी स्टेट से, अपने स्टेट बार में भी रजिस्ट्रेशन करा लेना, ज़रूर ज़रूर। हाँ, ऐसे ही होगा काउंट फिर। वो अगर COP पे आता है ना तथागत, तो ऐसे काउंट होगा। तो मैं यही बता रही थी, अब मान लो 3 इयर्स की प्रैक्टिस आ गया, फिर छोड़ दोगे? भाई पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, अपनी इतनी तैयारी रख लो कि अब मैं 3 साल चलो चला जाऊंगा कोर्ट। क्या ऐसी बात है, आप लोगों का ही है ना। सोचो वहाँ पे ऐसे एडवोकेट्स उनको मिल जाएंगे जिनको एक्चुअल में कुछ आता है। ट्रस्ट मी, 30% और 40% ही ऐसे हैं जिनको वाकई कुछ आता है। क्यों सब हाई कोर्ट में नहीं खड़े हो पा रहे? क्यों सुप्रीम कोर्ट जाना इतना दूर का रास्ता लगता है, इतना मुश्किल लगता है? क्यों एक क्रॉस एग्जामिनेशन देने के लिए सीनियर इतने धक्के खिलाता है, इतनी फाइल्स उठवाता है? अगर उसको मतलब आप उतना कर लो ना, उतना पढ़ लो कि वहां जाओ 3 साल अपने काटो ना, तो वहां पे भी आप अलग ही देखो कि भाई इसको एक्चुअल में पता है, आपके पास 10 फैक्ट्स एक्स्ट्रा हो। आप जब वहां पे कोर्ट रूम में खड़े हैं तो जज को आपकी बात सुन के लगे कि इसे आता है, सच में आता है, कर लेना 3 साल की प्रैक्टिस। आइडिया थोड़ी ड्रॉप करना है, साथ साथ पढ़ो, प्रैक्टिस ही होती जाएगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, उस चीज़ को कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकली देखना शुरू कर दोगे, और फिर उसके बाद आप इतने ज़्यादा तैयार हो जाओगे। और एक बात याद रखना, कोर्ट जाके ना आपको कुछ चुनिंदा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आप सब कुछ लॉ वहाँ पे जाके नहीं अप्लाई करोगे। तो अपनी घर पे रिवीजन चालू रखना। सोगा का क्या करोगे कोर्ट रूम में खड़े होकर? आईटी का इतना सारे प्रोविजन की ज़रूरत थोड़ी पड़ेगी, एग्जाम में तो सब आता है ना। तो अपनी वो भी रखो, कितना अच्छा होगा, आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है, वो आप अलग ही दिखने वाले लोगों में लगोगे। मैं बता रही हूँ ना, लॉ करने का अर्निंग बहुत, एक लॉयर ही ऐसा प्रोफेशन है कि बहुत लेट अर्न करना शुरू करते हैं, बहुत लेट, चाहे आप उसमें किसी भी जगह में जाएं। बट आप मुझे बताओ, क्या मेडिकल वाले भी जो हैं, क्या उनको सब पता है? उन्हें सारे एस्पेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, उनको क्या मतलब पॉलिटी से, लॉ से क्या चल रहा है? एक आपका ही ऐसा प्रोफेशन है कि आपको सब जानने की फ्रीडम है, आपको सब पता होता है, आप हर चीज़ के बारे में बोल सकते हैं। पर आप बोलेंगे तब जब आपको सही में पता हो, उस चीज़ को जानो। जब इस जगह आ गए हो ना, मन बिल्कुल इम्पार्शल करके हर चीज़ को सिर्फ लॉ की नज़र से देखो, ये सही है ये गलत है, तो ये सही गलत लॉ के हिसाब से पढ़ो। 3 इयर्स प्रैक्टिस आ रहा है, अगर 10 ईयर प्रैक्टिस भी आ रहा है तो मत ड्रॉप करना। अब सोचो, आपने इतना मेहनत से पढ़ा है और 3 साल प्रैक्टिस में भी आपने अलग ही शाइन किया है, क्योंकि आपको आता था, द आर्ट ऑफ नोइंग, एक था समथिंग कोड, तो वो वाली चीज़ है। तो आप कितना रेडी हो गए हो, यू आर मोर देन रेडी। अब फिर आप जाके अगर जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हो ना, अभी जूनियर लेवल पे दे रहे हो, तो आपको ना हायर के लिए एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। आपका काम देखकर, आपके इंटेलिजेंस देखकर वो सामने से आपको प्रमोट करेंगे। क्यों CJI सब नहीं बन रहे हैं? क्योंकि सब नहीं जानते हैं ना। अब वो NLU में है जस्टिस DY चंद्रचूड़, तो सोचो NLU के बच्चों के लिए कितना अच्छा है कि हर टाइम पे एक अच्छी चीज़ सुनने मिलेगी। तो हर चीज़ का अपना अलग चार्म है, स्ट्रेस मत लो ना। तो लाइफ, पर्सनल लाइफ ही ऐसी चलती है कि जो हम चाहते हैं, जो हम सोचते हैं, चेंज नहीं आएगा। मेंटली तैयार रहा करो, स्ट्रेस उस चीज़ का लिया करो जो चीज़ कंट्रोल कर सकते हो। जो चीज़ कंट्रोल में ही नहीं है, उसके स्ट्रेस से क्या फ़ायदा?
अब बैठकर इस बात पे सोचो कि डिसीजन क्या आएगा, 3 साल की प्रैक्टिस नहीं है वो आपके कंट्रोल में। दिन रात भी उसकी टेंशन में घुलोगे ना तब भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, उस चीज का स्ट्रेस जरूर लेना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है। आपके कंट्रोल में क्या है, पढ़ना, पढ़ लो, आएगा देखा जाएगा। आइडिया ड्रॉप नहीं करना किसी भी हाल में। दिल्ली और हरियाणा के लिए फोकस करना, हाँ भाई जिसके लिए फोकस कर रहे हो करो, पढ़ो, यही है। और ये लाइफ में भी ये चीज अपने दिमाग में रखो, किसी भी जगह हो, पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, वो जिस बात को बैठकर सोच रहे हो ना, पहले बैठकर सोचो कि ये क्या मेरे कंट्रोल में है, मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, एफर्ट करके, मेहनत करके, कुछ भी करके, क्या मैं इस चीज को कंट्रोल कर सकता हूँ। आंसर दो ही होगा, येस और नो। अगर येस है तो भाई जितना एफर्ट कर सकते हो करो, बिल्कुल करो जो भी है। और अगर आंसर समहाउ नो है ना, कि यू कांट कंट्रोल इट, तो फिर वो ना उसको मत सोचो, नहीं फायदा है। आप नहीं कंट्रोल कर सकते सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को, आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। एफर्ट क्या डाल सकते हैं, चलो कर लेंगे प्रैक्टिस, क्या दिक्कत है, अच्छा सा सीनियर ढूंढो, थोड़ा भाग दौड़ करो, अच्छे से पढ़ो, इतना केपेबल बनाओ कि आप 10 लोगों में खड़े हुए अलग लगो, दिक्कत क्या है, कर लेना जो भी होगा। अगले हाफ में मिलते हैं, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।